नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। वहीं भाग 3 जो हमने पहले हमारी वीडियो बनी है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। तो भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं और आयरलैंड ने जो है वो स्पेन से लिए हैं। क्या जरूरत पड़ी नीति निर्देशक तत्वों की? तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो भारत को जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे और भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व रखे। इन नीति निर्देशक तत्वों की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो पेपर की एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहली तो यह कि ये तत्व वाद योग्य नहीं है। अगर इनका उल्लंघन होता है, इनका अतिक्रमण किया जाता है तो आप न्यायालय में जाकर इनको परिवर्तित नहीं करवा सकते, इनका प्रवर्तन नहीं हो सकता। ये तत्व मूल अधिकारों से व्यापक है क्योंकि इनका जो दायरा है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक है। फिर ये तत्व भविष्यलक्षी अधिकार हैं। ये तत्व सकारात्मक है जहां मूल अधिकार नकारात्मक है, वहीं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो सकारात्मक है क्योंकि ये राज्य के कार्य और उसकी पावर को बढ़ाते हैं। अभी तक भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों में 3 बार संशोधन के द्वारा जो है कुछ नीति तत्व जोड़े गए हैं। 3 बार संशोधन जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा जो है कुछ नए नीति तत्व इसमें जोड़े गए हैं। पहले हम इन 3 अमेंडमेंट के द्वारा जो नीति तत्व जोड़े गए हैं उनको देखेंगे। उसके बाद जो है 36 से 51 तक जो नीति तत्व है उनको देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट ये संशोधन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में जब उनकी सरकार थी तब लाया गया। इसमें अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया। 39F बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर की सुविधाएं, 39F जोड़ा गया। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये जो 4 अनुच्छेद नए जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 39A, 39F, 43A, 48A। फिर 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई और उन्होंने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है अनुच्छेद 38(2) जोड़ा। अनुच्छेद 38(2) जोड़ा जिसमें राज्यों को निर्देश दिया गया कि वह आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। फिर 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस टाइम लाया गया, जिसमें अनुच्छेद 43 के अंदर 43B जोड़ा गया, राज्य सहकारी समितियों एवं संस्थाओं को बढ़ावा देगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि 3 संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1978 इंदिरा गांधी के टाइम में, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 मोरारजी देसाई के टाइम में और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 सरदार मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो है उनके द्वारा 39A, 39F, 43A, 48A, 38(2) और 43B जोड़े गए। इन संशोधनों के माध्यम से ये नीति तत्व जोड़े गए, इन्हें हम याद कर लेंगे। उसके बाद अब हम 36 से 51 तक जो तत्व हैं, उन नीति तत्व हैं उनको देखेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। राज्य की वही परिभाषा दी गई है जो अनुच्छेद 12 में है। हमने जब फंडामेंटल राइट्स किए तब हमने अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है उसको किया, तो राज्य की वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। फिर अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना।
देखो, पहली बात तो यह है कि जो नीति तत्व है वो वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब कि इन्हें न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया करवाया जा सकता, इनका न्यायालय में परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। देश के शासन में मूलभूत है, क्योंकि अतः विधि बनाते समय, शासन में मूलभूत है इसलिए विधि बनाते समय इन तत्वों को राज्य शामिल करेगा, ये उसका कर्तव्य है। ये निर्देश दिया गया है संविधान के द्वारा कि देश के शासन में मूलभूत है ये तत्व, और जब कभी राज्य कानून बनाएगा तब इन तत्वों को शामिल करेगा। तो इस प्रकार जो हमने अनुच्छेद 36 और 37 देखा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 37 जो उसमें दो बातें हैं। एक तो ये वाद योग्य नहीं है, आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, न्यायालय इन्हें परिवर्तित नहीं करवा सकता, इनका परिवर्तन नहीं करवा सकता। दूसरा, देश के शासन में मूलभूत है, और जब कभी राज्य कानून बनाएगा तब वो इन तत्वों को शामिल करेगा, उसका कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार अनुच्छेद 36 और 37 देखा। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 38 देखते हैं। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी लोक कल्याण बढ़े इसके लिए क्या करेगा, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जैसे अनुच्छेद 38(1) में कहा है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था कि जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो तीन प्रकार का न्याय जो है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जब हमने प्रियम्बल भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखा तो उसमें भी जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, और नीति निर्देशक तत्वों में भी इस आर्टिकल 38(1) के तहत तीन न्याय की बात की गई है का प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीनों न्यायों की प्राप्ति का प्रयास करेगा, जिससे क्या होगा, लोक कल्याण की अभिवृद्धि होगी। फिर अनुच्छेद 38(2), अभी थोड़ी देर पहले जब हमने देखा कि 3 अमेंडमेंट के द्वारा, 42वां, 44वां और 97वां जो अमेंडमेंट था उसके द्वारा कुछ नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, उन्हीं के तहत जो 44वां संविधान संशोधन, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है 38(2) जोड़ा गया, जिसमें राज्य से, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है 38(2) को जोड़ा गया, जिसमें राज्य की आय की जो असमानता है, यानी राज्य को यह निर्देश दिया गया कि आय की असमानता को कम करने का वो प्रयास करेगा, और विभिन्न व्यवसायों के अंदर जो समूह लगे हुए हैं श्रमिकों के, उनके बीच में प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की जो असमानता है उसको भी समाप्त करने का प्रयास करेगा, जिससे कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो सके। तो यह था अनुच्छेद 38, जिसमें 38(1), 38(2), 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, जहां 38(1) सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 38(2) जो है वो आय की असमानताओं को दूर करने की बात करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आर्टिकल 39 देखते हैं। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा, और आज हम नीति निर्देशक तत्वों का जो सेकंड पार्ट है उसको देखेंगे। पहले पार्ट के अंदर, पहली वीडियो में जो है हमने अनुच्छेद 36 से 38 तक किया, और आज हम अनुच्छेद 39 से 51 तक जो नीति तत्व है उनको देखेंगे। तो अनुच्छेद 39 जो है वो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है कि राज्य जो है कानून बनाते समय इन नीति तत्वों का अनुसरण करेगा। तो पहला है 39(a), जीविका के समान अवसर, स्त्री और पुरुष जो है उनको जीविका के समान अवसर मिलेंगे, रोजगार के समान अवसर मिलेंगे। 39(b), देश के भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग, जो देश के संसाधन हैं उनका प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि सभी सामूहिक हित को प्राप्त किया जा सके। 39(c), धन और उत्पादन के संसाधनों का केंद्रीकरण रोका जाएगा, कि जो धन है वो ये नहीं है कि एक व्यक्ति अमीर ही होता चला जाए और एक समूह जो है, एक वर्ग जो है वो गरीब होता चला जाए, और जो उत्पादन के साधन है जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रम है, ये जो है इनका भी केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा राज्य। फिर 39(d), स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। 39(e), पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की
सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, कि जो पुरुष और स्त्री है, श्रमिक है, उनका स्वास्थ्य और जो उनकी शक्ति है काम करने की, तथा बालकों की जो सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग न हो, और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर जो नागरिक हैं वो ऐसे रोजगारों में न चले जाएं जो उनकी आयु और उनकी शक्ति के लिए खतरा हो, और जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो। 39F ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में, यानी जो बच्चे हैं वो स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में उनके स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं राज्य प्रदान करेगा, और शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से उनकी रक्षा करेगा। अब 39F 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 39A भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 39A के अंदर जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, कि राज्य जो है वो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। तो हमने 39 देखा, राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति तत्व, जिसमें 39A, B, C, D, E और F, जिसमें यह कहा गया कि जीविका के समान अवसर मिलेंगे, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, धन और उत्पादन के संसाधन है उनका केंद्रीकरण नहीं होगा, और जो देश के संसाधन है उनका सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा। पुरुष और स्त्री को जो है कर्मकार जो है वो स्वास्थ्य और उनकी शक्ति और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होगा। फिर 39/42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें बालकों को स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण में विकास, स्वस्थ विकास और अवसर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और 39A जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन की बात करता है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों की स्थापना करके जो है इस अनुच्छेद को मूर्त रूप प्रदान किया गया। ये गांधी जी का सपना था कि हमारा जो भारत है वो गांवों में बसता है, और ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाते हुए स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अनुच्छेद 41 देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी इसका राइट मांग रहा है ये नीति तत्व के द्वारा काम का, शिक्षा का और लोक सहायता पाने का अधिकार। मनरेगा कार्यक्रम 2 फरवरी 2006 के अंदर लाया गया और पूरे भारत में 1 अप्रैल 2008 से लागू किया गया। ये जो है हमें क्या करता है, काम, कार्य की। और राजीव गांधी प्रौढ़ साक्षरता मिशन 1986 की स्थापना की गई। ये हमें शिक्षा, और इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के द्वारा लोक सहायता जो पाने का अधिकार है वो हमें अनुच्छेद 41 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 42 कार्य के लिए न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां का जो इन्वायरमेंट है, जो स्थिति है, वो मानवोचित दशा होनी चाहिए काम की। और अगर मान लो कोई महिला है जिसको जो प्रसूति अवस्था के दौरान है, तो उसको प्रसूति सहायता का भी उपबंध किया गया है, चाहे वो उसको सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी, या फिर मान लो कोई महिला अगर कहीं किसी जॉब में है तो उसे अवकाश प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कार्य के लिए न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य करेगा। तो अब नया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अनुच्छेद 43 जो है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का बढ़ावा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यानी राज्य जो है वो नीति का निर्माण करते समय इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करेगा कि जो मजदूर है
कि उनको इतनी मजदूरी मिले कि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यानी जो मजदूर हैं, जो नागरिक हैं, वो उनको सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त हो। उसके बाद 43A, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी जो मैनेजमेंट है, जो मान लो कोई इंडस्ट्री है या फिर कहीं और कोई छोटा कारखाना है, तो उसके अंदर जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें वहाँ के जो श्रमिक हैं वो भी भाग लेंगे, उस मैनेजमेंट कमेटी में होंगे। फिर अनुच्छेद 43B जो है वो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें सहकारी समितियों का संवर्धन, जिसमें जो सहकारी समितियां उनका स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्ति प्रबंधन का संवर्धन के लिए राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। फिर है अनुच्छेद 44। अब क्योंकि ये दोनों समान है, ये भी 4 है और ये भी 4 है समान, तो याद करने के लिए कि समान सिविल संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 में है। समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए समान सिविल कानून, संपत्ति, तलाक और विवाह, यानी ये 3 ऐसे विषय हैं, संपत्ति, तलाक और विवाह, विवाह, तलाक और संपत्ति, जिसके अंदर सरकार, जो राज्य है, वो ऐसे कानून बनाएगा कि समान सिविल संहिता, समान कानून होंगे, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, संपत्ति, तलाक और विवाह पर सभी के लिए समान कानून होगा। आपको पता है कि हमारे भारत में मुस्लिम दंड संहिता भी है, तो उसमें 3 तलाक, अभी जो है लास्ट ईयर 3 तलाक पर कानून बनाया गया, 3 तलाक को खत्म कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो है तलाक पर क्या किया गया है, समान सिविल संहिता बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जो है जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने आज तक यही निर्देश दिया है, यह आदेश दिया है कि आप सिविल संहिता का निर्माण कीजिए, लेकिन सरकारें जो हैं वो अपने वोट बैंक के कारण इन जो सिविल संहिता है इसका निर्माण नहीं कर पा रही हैं। अभी पिछले साल जो है 3 तलाक पर कानून बनाकर सिविल संहिता का निर्माण किया गया है। तो अभी आपने 43-44 अनुच्छेद देखा, अभी नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अनुच्छेद 45 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अब आप कहेंगे कि मैंने पहले जो है 3 संशोधन बताए, 42वां, 44वां और 97वां, मैंने 86वें संविधान संशोधन की बात क्यों नहीं की? मैंने 3 संशोधन इसलिए पहले बताए क्योंकि उनके द्वारा तो अनुच्छेद जोड़े गए थे, इसके द्वारा अनुच्छेद जोड़ा नहीं गया, बल्कि 45 के अंदर कुछ शब्द जोड़े गए, इसलिए मैंने 86वें संविधान संशोधन की बात नहीं की। सिर्फ आपको तो सिर्फ ये याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि 45वां जो अनुच्छेद है उसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध राज्य करेगा। उससे पहले 45 में कौन से शब्द थे? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा व देखभाल का प्रावधान था। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या कर दिया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के, पहले था 6 से 14 वर्ष, फिर 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध भी कौन करेगा? राज्य करेगा। 6 से 14 वर्ष तक की जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके अंदर और क्या जोड़ दिया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध जो शब्द है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, नया अनुच्छेद नहीं है। फिर अनुच्छेद 46 सरकार SC/ST का शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान करने का प्रयास करेगा। फिर उसके बाद जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जो है इसका निर्माण किया गया, वो किस अनुच्छेद के तहत? इसी अनुच्छेद के तहत कि सरकार SC और ST का शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान करने का प्रयास करेगा। इसके लिए SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी बना। फिर अनुच्छेद
47 जो है पोषण स्तर और जीवन को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था सुधार करने का प्रयास करेगा। देखो, पोषण स्तर यानी आपको अच्छा खाना मिल सके, पौष्टिक आहार मिल सके और आप अपने जीवन को ऊंचा उठा सके, इसके लिए लोक व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। इसलिए कि आपके जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाया जा सके, आपका पोषण स्तर को आप अच्छा करके आपको स्वस्थ बनाया जा सके। इसके तहत मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों पर राज्य प्रतिबंध लगाएगा। और इसी के तहत मिड डे मील, जो स्कूलों के अंदर जो मिड डे मील है वो 1995 में शुरू की गई। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है आर्टिकल 48, 49, 50 और 51 देखते हैं। अनुच्छेद 48, कृषि व पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि व पशुपालन का संगठन, राज्य जो है वो कृषि व पशुपालन का संगठन करेगा। उसके अंदर जो है आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणालियों से कृषि व पशुपालन को संगठित करने का प्रयास करेगा। इसी के तहत हरित क्रांति 1966, गाय, बछड़े व दुधारू और बाहक पशुओं के वध का प्रतिषेध किया गया है। फिर है अनुच्छेद 48 से 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। समय समय पर राज्य द्वारा इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं। पर्यावरण का जो संरक्षण का अधिकार है, यह अनुच्छेद 21 में जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उसका अंग है। फिर अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण हेतु राज्य क्या करेगा? नीति तत्वों को प्राथमिकता देगा। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया जाएगा ताकि कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका पर प्रेशर न डाल सके। फिर अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। इसी के तहत पंचशील सिद्धांतों को प्रोत्साहन दिया गया और गुट निरपेक्षता की नीति जो है हमने इन्हीं अनुच्छेद 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है, इसी के तहत हमने अपनाई। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नीति निर्देशक तत्वों से महत्वपूर्ण जो कुछ विचारक हैं उन्होंने नीति तत्वों को क्या बोला है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एक बार आप अनुच्छेद 48 से 49, 50 और 51 को एक बार फिर समझेंगे। अनुच्छेद 48 जो है कृषि व पशुपालन का संगठन, 48 से पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये महत्वपूर्ण कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं दोनों। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों ने क्या कहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नीति निर्देशक तत्वों से जो भी कंपटीशन से संबंधित प्रश्न बनते हैं, मैंने सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डालने का प्रयास किया है। धन्यवाद।